नमस्ते हमारी पहचान है और दुनिया के शक्तिशाली देश जब हमारे अंदाज में लोगों को नमस्ते करते दिखाई देते हैं तो अच्छा लगता है। और मेलोनी की ऐसी ही तस्वीर खूब वायरल हो रही है। इटली में G7 के सम्मेलन में सभी सदस्य देश पर्यावरण, आर्थिक सुरक्षा समेत अहम मुद्दों पर मंथन के लिए पहुंचे हैं। वहीं G7 की मेजबानी कर रही इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी से बड़े ही आत्मीय अंदाज में मुलाकात की। खास बात है कि मेलोनी इस पूरे समिट के दौरान भारतीय संस्कृति के अभिवादन नमस्ते के रंग में रंगी रही। पीएम मोदी से मिलकर मेलोनी ने नमस्ते कर उनका अभिवादन किया। तस्वीर खूब वायरल हुई है। G7 की ये समिट भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये भारत और इटली के संबंध ही नहीं बल्कि यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए हैं उनके साथ भारत की द्विपक्षीय वार्ताओं, मुलाकातों, कई मुद्दों पर चर्चा के लिए ये एक अहम मंच है। और प्रधानमंत्री मोदी बहुत सारी उम्मीदों, बहुत सारी बातों को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। और यहाँ पर बड़ी ही गर्मजोशी के साथ जब नमस्ते कर प्रधानमंत्री ने अभिवादन किया तो उसी अंदाज में मेलोनी भी उनके अभिवादन का जवाब देती दिखाई दी। G7 समिट भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत ने तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ कदम बढ़ाने की बात कही है। भारतीय लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये मुद्दा काफ़ी छाया रहा था। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खास तौर पर इसको एक बड़े वादे के तौर पर रखा गया था। इस लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है कि भारत G7 में दुनिया की उन बड़ी ताकतों जिनके साथ व्यावसायिक संबंधों, सामरिक संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए जितनी भी योजनाएं हैं उनके लिहाज से जो भी बातें करता है इस मंच का बहुत उपयोग हो सकता है उसके लिए। 2023 में 4 बार मुलाकात हुई है मोदी और मेलोनी की इससे पहले, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं क्योंकि ये तस्वीरें दिखाती हैं कि किस तरीके से रिश्ता मजबूत होता चला जाता है। अलग अलग मौक़ों पर यह मुलाकात हुई। पहली बार रायसीना डायलॉग, दूसरी बार G7 जो कि जापान में हुआ था। यानी G7 में पहले भी प्रधानमंत्री मोदी गए थे, जापान ने उसकी मेज़बानी की थी, वहाँ भी मुलाकात हुई थी और कुछ इसी अंदाज में मुलाकात हुई थी। फिर G20 भारत की एक बहुत बड़ी सफलता रही। G20 का सफलतापूर्वक आयोजन करना और इसकी प्रशंसा पूरी दुनिया में हुई थी। भारत ने ही इसकी मेज़बानी की थी। यहाँ भी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें और मेलोनी तब भी यहाँ पर आई थी, इसी अंदाज में मुलाकात करती दिखाई दी थी। और इसके अलावा फिर COP28 जो कि दुबई में बैठक हुई थी, यहाँ भी कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुँचे थे और यहाँ भी मेलोनी और मोदी की मुलाकात कुछ इसी अंदाज में हुई थी जैसे आज G7 की बैठक के दौरान हुई है। G7 समिट के लिए इटली पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ जो उनकी मुलाकात रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ज़ेलेंस्की जो हैं बड़ी चुनौतियों से गुजरे हैं। पिछले 2 सालों की अगर बात करें तो रशिया के साथ उनका जो युद्ध रहा है वो एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंचा। भारत ने इस पूरे मामले में तटस्थता अपनाए रखी, जबकि रूस के साथ भी हमारे संबंध अच्छे हैं लेकिन हमने यूक्रेन का साथ भी नहीं छोड़ा। मोदी ने ज़ेलेंस्की को गले लगाया। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच बैठक हुई। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद ये दूसरा मौका है जब मोदी ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई है। इससे पहले पिछले साल दोनों नेताओं ने जापान में हुई G7 समिट में मुलाकात की थी। ज़ेलेंस्की के अलावा मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी मुलाकात की है। फ्रांस से हमारे सामरिक रिश्ते हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े रिश्ते हैं। जाहिर है ऐसे में मैक्रों से पीएम मोदी की डिफेंस से लेकर न्यूक्लियर और AI पर भी बातचीत हुई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ा मुद्दा इस बार G7 में रह सकता है और रहेगा ही। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर पूरी दुनिया में चिंतन चल रहा है, मनन चल रहा है, इसको लेकर सतर्कता को लेकर बातें चल रही हैं। तो ये भी एक मुद्दा है जहां भारत भी इन द्विपक्षीय वार्ताओं के दौरान इन मुद्दों को उठा सकता है। भारत फ्रांस से इंडियन नेवी के लिए अत्याधुनिक फाइटर जेट खरीदने जा रहा है। इसके अलावा फ्रांस भारत में परमाणु रिएक्टर भी लगाने वाला है। ऐसे में तमाम बातें तो हुई ही, साथ ही दुनिया की तमाम बड़ी समस्याओं पर गहरी चर्चा हुई। बहरहाल सारी दुनिया हमारी आर्थिक शक्ति को का खैर मकदम कर रही है, सलाम कर रही है। भारत अब पुराना भारत नहीं है। पूरी शक्ति के साथ दुनिया के मंचों पर उसकी उपस्थिति दर्ज होती है, उसे बुलाया जाता है और ध्यान से सुना भी जाता है।
वहीं पोप फ्रांसिस ने भी आज 7 देशों के समूह G7 को संबोधित किया। इसके साथ ही वो G7 देशों को संबोधित करने वाले पहले पोप बन गए हैं। पोप ने G7 के प्रत्येक सदस्य और अतिथियों का स्वागत किया। इस दौरान वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले। फ्रांसिस ने पीएम मोदी को देखते ही गले लगा लिया। ये तस्वीरें भी आज काफ़ी छाई रहीं, बड़ी दिलचस्प तस्वीरें हैं। ये आमतौर पर होता नहीं है ऐसा, ये पहला मौका है जब पोप ने G7 के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको संबोधित किया है। बड़ी गर्मजोशी के साथ उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पोप की ये पदवी बहुत ही शक्तिशाली मानी जाती है और उनका बड़ा सम्मान है पूरी दुनिया में। G7 के इस मंच पर वो आए और जैसे ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को देखा, खुश मिजाजी के साथ, बड़ी गर्मजोशी के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, उन्हें गले लगाया। इटली में G7 के मंच पर भारत को आउटरीच सदस्य के तौर पर आमंत्रित किया गया है। देखिए, समझने वाली बात है कि भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन भारत को कई मौक़ों पर बुलाया जाता है। इस पर हमने कई एक्सपर्ट से बातचीत की है, जिसमें यह स्पष्ट हो गया है कि G7 पहले जो 7 देशों का समूह होता था, बाद में उसे किस तरीके से आउटरीच सदस्यों की या अन्य देशों की भी आवश्यकता महसूस हुई। भारत जैसा देश जो लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी शक्ति को दिखाता जा रहा है, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत इन शक्तिशाली देशों को महसूस होती है। पीएम मोदी लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर इटली पहुंचे। यही नहीं, दुनिया के दिग्गज नेता भी इटली पहुंचे हैं। दुनिया के तमाम दिग्गज इटली में जुटे हुए हैं। इटली के अपुलिया शहर में दिग्गजों का यह जमावड़ा है। पीएम मोदी समेत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के प्रमुख जुटे हुए हैं, जिनमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हैं, जिनसे मुलाकात भी प्रधानमंत्री मोदी की हो चुकी है, और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो भी यहाँ पर हैं। कनाडा और भारत के संबंध पिछले काफ़ी समय से खींचतान भरे रहे हैं। इस सब के बीच में जस्टिन ट्रूडो से उनकी मुलाकात होना तो निश्चित तौर पर कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात पहले भी भारत ने कड़ाई के साथ अपने तमाम मुद्दों को रखा है। वहीं जापान के पीएम है फूमियो किशिदा, उनके साथ मुलाकात, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक के साथ मुलाकात, और फिर इटली की पीएम मेलोनी के मेहमान जितने भी देश यहाँ पर आए हैं उनसे मुलाकात हुई। तो हमने इनकी तस्वीरें भी आपको दिखाई हैं कि किस तरीके से तमाम राष्ट्राध्यक्षों से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हो रही है। G7 की अगर बात करें तो G7 के सदस्यों के अलावा भी जिस तरह से आउटरीच सदस्य के तौर पर भारत पहुंचा है, कई अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी यहां पहुंचते हैं। और ये आप मैप के ज़रिए देख रहे हैं कि कौन कौन से परमानेंट सदस्य यहाँ पर स्थायी सदस्य हैं। जैसे कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, ब्रिटेन है, अमेरिका है और यूरोपीय संघ। तो G7 इनको मिलाकर बनाया गया था, लेकिन यहीं तक सीमित रखना इसके महत्व को बड़ा कम कर देता है। इसके बाद आपने देखा G20 बाद में बना, लेकिन G20 जो है उसका स्वरूप बड़ा है और उसकी जब मेज़बानी भारत करता है या कहीं पर भी दुनिया में होता है तो वहाँ पर ज़्यादा वार्ता और ज़्यादा मुद्दों को रखा जा सकता है। इससे पहले दुनिया की ताकत जो है वो कुछ देशों तक सीमित दिखाई देती थी, तो इन मजबूत देशों ने अपना ये संघ बनाया था। लेकिन अब धीरे धीरे इकोनॉमी जो है वो बहुत विस्तारित हुई है पूरी दुनिया में। ख़ास तौर पर अगर आप चाइना और रशिया को देखें, इनका बिल्कुल अलग मामला चलता है। और ये जो G7 के देश होते हैं, ये इनकी बढ़ती पैठ से और इनकी बढ़ती इकोनॉमी से थोड़ा घबराते हैं, तो विकल्प के तौर पर वो भारत की तरफ पर देखते हैं। अब एक और दिलचस्प पहलू मैं आपको दिखाता हूं। वैसे तो कई पहलुओं पर हमने बात की। अपुलिया शहर, जहां पर ये G7 समिट रखी गई है, इसी शहर को क्यों चुना गया है, ये भी दिलचस्प है। G7 का आयोजन रोम के बजाय अपुलिया शहर में किया गया है, क्यों? आइए जानते हैं। इटली के समुद्री किनारे पर बसा हुआ है अपुलिया। अपुलिया शहर को इटली की अर्थव्यवस्था में अहम स्थान हासिल है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर होने की वजह से यह विख्यात है। इसे पुरुलिया भी कहा जाता है। ये इटली के दक्षिणी क्षेत्र में है। इटली आने वाले पर्यटक यहाँ आना काफ़ी पसंद करते हैं। भौगोलिक स्थिति, खेती, म्यूजियम, ऐतिहासिक इमारतों के लिए विख्यात है। शहर में 15 से ज़्यादा ब्लू बीचेस हैं और 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं। यानी ये दर्शनीय जगह है, ये रमणीय जगह है, इसीलिए भी इसको चुना गया। बड़ा खूबसूरत शहर है। खेती की वजह से भी ये पूरी दुनिया में मशहूर है। अपुलिया शहर को ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल पूरी दुनिया में अब होता है, भारत में भी ये काफ़ी प्रचलित है, लेकिन ऑलिव ऑयल के लिए ये शहर जाना जाता है। यहाँ का ऑलिव ऑयल दुनिया भर में फेमस है। इस रीजन में इटली का 40% ऑलिव ऑयल होता है।
उत्पन्न होता है। अपुलिया की वाइन जो है वो भी दुनिया की टॉप वाइन्स में शुमार है। ब्लैकबेरी, प्लम और ब्लैक चेरी से बनाई जाती है ये वाइन। डीप रेड या पर्पल कलर की वाइन की दुनिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो अपुलिया शहर जहाँ पर इस वक्त ये G7 सम्मेलन हो रहा है, समिट हो रही है, वो उस शहर के बारे में भी हमने आपको बताया कि उस शहर की विशेषताएं क्या हैं। दूसरा, इस शहर को क्यों चुना गया, क्योंकि दुनिया के जब बड़े बड़े मेहमान आते हैं तो सबसे खूबसूरत जगह या ऐसी जगह को चुना जाता है जहाँ पर आने के बाद में प्रभावित हों ये राष्ट्राध्यक्ष भी। इसीलिए अपुलिया शहर का चुनाव किया गया और उसका महत्व क्या है वो हमने आपके सामने रखा। अब एजेंडे क्या क्या हैं, जरा उसके महत्व को भी समझते हैं। इटली में G7 सम्मेलन में भारत का दम दिखा है। G7 के एजेंडे क्या हैं? पहला एजेंडा है दुनिया में बढ़ती महंगाई और व्यापार से जुड़ी चिंताओं पर चर्चा। अर्थव्यवस्था की स्थिरता के लिए बेहतर कोऑर्डिनेशन पर मंथन करना, ये बहुत महत्वपूर्ण पहला एजेंडा है। यानी और जब भी इस तरह की कोई समिट होती है तो उसमें व्यवसाय पहला हित होता है। और भारत क्यों महत्वपूर्ण होता है? भारत एक बहुत बड़ा तेजी से बढ़ता हुआ बाजार है, ये तो सभी को पता है। लेकिन भारत ने मेक इन इंडिया हो या अपनी उत्पादकता को बढ़ाकर और अपने निर्यात को बढ़ाने में जिस तरीके से आगे आने के प्रयास किए हैं वो भी भारत को एक शक्ति बनाता है। दूसरा एजेंडा है शिखर सम्मेलन में कार्बन उत्सर्जन पर नियंत्रण। या आपने तमाम बड़ी बैठकों में देखा होगा, सस्टेनेबल एनर्जी को बढ़ावा देने की रणनीति पर विचार करना, जलवायु परिवर्तन से निपटने पर ध्यान रखना। ये लगभग दुनिया में जहां भी बड़ी बैठकें होती हैं वहां पर इस पर चर्चा की जाती है, क्योंकि ये मानवता के हित से जुड़ी हुई बात है। तीसरा महत्वपूर्ण एजेंडा है वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने पर चिंतन करना। कोविड-19 जैसे स्वास्थ्य आपातकाल के लिए सिस्टम की मजबूती पर जोर है। पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया था। तो इस तरह की कोई विभीषिका, कोई पेंडेमिक फिर सामने आता है तो कितनी दुनिया की ये बड़ी बड़ी ताकतें तैयार हैं ये देखना। चौथा एजेंडा है G7 शिखर सम्मेलन में भू राजनीतिक तनावों को दूर करना, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर आप देख रहे हैं किस तरीके से एक देश दूसरे देश से भिड़ा हुआ है। चीन और रूस समेत गजा और यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा जो है वो इस जगह पर होगी। और दुनिया की ये जो ताकतें हैं ये कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती हैं। अब अमेरिका है, आप देख रहे हैं गजा और इजराइल के बीच में जो युद्ध चलता रहा, या फिर ये युद्ध का जो विस्तारित रूप आप देखते हैं रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चलता रहा, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं इन देशों की भूमिकाएं रहती हैं, किसी ना किसी के साथ ये खड़े दिखाई देते हैं। G7 के जो शिखर मुद्दे हैं वो भी आपको बता देते हैं फटाफट। इंडो पैसिफिक, अफ्रीका, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, शरणार्थी समस्या जो माइग्रेशन की समस्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और नया मुद्दा है, क्योंकि दुनिया ने अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझना शुरू किया है, लेकिन साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत को भी समझना शुरू किया है। आने वाले दिनों में ये अगर इसको कंट्रोल्ड वे में नहीं आगे लेकर बढ़ते हैं तो ये गंभीर चुनौतियां भी हमारे सामने रख सकता है। इंडो पैसिफिक एक और बड़ा मुद्दा। अफ्रीका, ये तो हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहता है कि यहाँ की व्यवस्थाओं या यहाँ के जो जनजीवन है उसको कैसे बेहतर किया जाए। और क्लाइमेट चेंज, ये पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। कार्बन उत्सर्जन जिसकी वजह से आप देख रहे हैं बहुत तेज़ी से जलवायु परिवर्तन हुआ है। ये आप जो देखते हैं अचानक गर्मी, कहीं पानी की कमी है, बेवजह बारिश हो रही है, पहाड़ पिघल रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चिंताएं हैं जिसके बारे में बहुत बात की जाती है। लेकिन ज़मीनी तौर पर काम क्या किया जाए इसको लेकर लगातार मंथन चल रहे हैं और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। एक मुलाकात, एक बैठक में बात नहीं बन सकती है। तो फिर पिछली बार कहाँ पर क्या बात हुई थी, द्विपक्षीय वार्ताओं में भी इसको महत्वपूर्ण तरीके से रखा जाता है, प्रमुखता के साथ इन मुद्दों को उठाया जाता है। भारत ने भी दिल जीता है। पूरी दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी ताकतें भारत को महत्वपूर्ण मौकों पर आमंत्रित करती हैं और ये यूं ही नहीं है। भारत ने अपनी साख को इतना मजबूत किया है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत इतना मजबूत हुआ है कि वो इन महाशक्तियों के लिए जरूरी है। खासतौर पर तब जबकि 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए आगे बढ़ रहा है। व्यवसाय के लिहाज से, जो कि G7 जैसे मंचों का एक प्रमुख लक्ष्य होता है जब भी इस तरह की मुलाकातें होती है, व्यवसाय के दृष्टिकोण से भारत को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उत्पादक क्षमता के लिहाज से देखा जाए तो चीन के विकल्प के तौर पर भी भारत की तरफ दृष्टि रहती है इन बड़े बड़े देशों की। ये G7 है क्या, आइए ये भी समझते हैं। दुनिया की 7 अत्याधुनिक अर्थव्यवस्थाओं का एक गुट है। इनके विषय में मैंने आपको मैप के जरिए भी दिखाया था कि कैसे बड़ी बड़ी ताकतों ने मिलकर ये गुट बनाया, जिसका ग्लोबल ट्रेड और अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल सिस्टम पर दबदबा है। ये लोग व्यवसाय के दृष्टिकोण से, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से पूरी दुनिया पर राज करते दिखाई देते हैं। इनमें 7 देश हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और ऑफ कोर्स अमेरिका।
रूस भी 1998 में गुट में शामिल हुआ था, ये भी जान लीजिए। तब इसका नाम G8 हो गया था। साल 2014 में रूस को क्राइमिया पर कब्जे के बाद गुट से हटा दिया गया। बड़ी इकोनॉमी और आबादी के नंबर 2 चीन जो है वो कभी G7 का हिस्सा नहीं रहा है। चीन को एक एडवांस इकोनॉमी वाला देश नहीं माना जाता है। चीन में प्रति व्यक्ति आय इन 7 देशों की तुलना में बहुत कम है। चीन और अन्य विकासशील देश G20 समूह में शामिल हैं। यूरोपीय संघ भी G7 का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके अधिकारी हिस्सा लेते हैं। बैठक में वैश्विक घटनाओं पर चिंतन के साथ उपाय साझा होते हैं। तो ये G7 का एक मूलभूत रूप आप देख रहे हैं, और इसमें बड़ी बड़ी ताकतें हैं और अन्य देशों को बुलाते हैं ताकि इसकी व्यावहारिकता को बढ़ाया जा सके। लेकिन इस मंच में, इस गुट में कम ही लोगों को शामिल किया जाता है। अब भारत को आमंत्रण क्यों दिया गया है वो भी समझ लीजिए। G7 लोकतांत्रिक देशों का संगठन है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत में प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी बार चुनाव जीते। इटली की पीएम मेलोनी को भी यूरोपियन यूनियन के चुनाव में बम्पर जीत मिली। मेलोनी G7 के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शुमार हैं। भारत को न्योता देकर दुनिया को भारत की ताकत का एहसास कराया गया। अमेरिका और रूस दोनों भारत को अपने पाले में रखना चाहते हैं। भारत अर्थव्यवस्था, फ्रांस, इटली और कनाडा से भी भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो बड़ी है। 2.66 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ भारत आगे है। भारत की आर्थिक बढ़ोतरी पश्चिमी देशों से अलग है। अधिकतर देशों में विकास की संभावनाएं स्थिर हैं, लेकिन भारत में अपार हैं। भारत में विकास की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। बाजार क्षमता, कम लागत, व्यापार सुधार से अनुकूल माहौल भारतीय बाजार निवेशकों के लिए पसंदीदा जगह बना हुआ है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। इन कारणों की वजह से भारत में युवा, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लोगों की अच्छी तादाद है। रक्षा बजट के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर आता है। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने की वजह से भारत को आमंत्रण दिया जाता है। और इस मंच पर भारत पहले भी, मैंने जैसा जापान की तस्वीरें आपको दिखाई है, पहले भी बुलाया गया भारत को। जेलेंस्की को क्या भरोसा है, जेलेंस्की से मुलाकात हुई है। पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। रूस यूक्रेन के बीच सशस्त्र संघर्ष जारी है। यूक्रेन की संघर्ष को खत्म कराने के लिए विश्व समुदाय से अपील है। पीएम मोदी का राष्ट्रपति जेलेंस्की को हर संभव मदद का भरोसा है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस मुलाकात के रहे। मोदी जेलेंस्की मुलाकात पर एक एक्स पोस्ट भी है। जेलेंस्की से मिलने के बाद पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट पर लिखा है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ बहुत ही सार्थक बैठक हुई है। भारत यूक्रेन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उत्सुक है। चल रही शत्रुता के संबंध में दोहराया कि भारत मानव केंद्रित दृष्टिकोण में विश्वास करता है और मानता है कि शांति का रास्ता बातचीत और कूटनीति के माध्यम से निकलता है। ये प्रधानमंत्री मोदी का एक्स पर पोस्ट है। अब प्रधानमंत्री मोदी की कई अन्य राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात हुई। ऋषि सुनक से उनकी मुलाकात हुई है। मंथन हुआ है यहाँ पर। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक से प्रधानमंत्री मोदी की इस मुलाकात को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। G7 के शिखर सम्मेलन में ऋषि सुनक से मुलाकात हुई है और ऋषि सुनक ने लगातार तीसरी बार पीएम बनने पर पहले तो प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। दोनों देशों के पीएम के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर वार्ता हुई। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने को लेकर मंथन हुआ। सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी और ट्रेड सेक्टर में सहयोग पर बातचीत हुई है। आर्थिक के साथ ही सामरिक मामलों पर भी बातचीत हुई है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण है। और पीएम मोदी ने ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से मुलाकात के बाद भी एक्स पर एक पोस्ट लिखा है। वो पोस्ट आपके सामने है। इटली में प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मिलकर खुशी हुई। मैंने एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल में भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। सेमीकंडक्टर, प्रौद्योगिकी और जैसे क्षेत्रों में संबंधों को गहरा करने की काफ़ी गुंजाइश है। ये एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट किया है ऋषि सुनक से मुलाकात के बाद। और भारत के अन्य देशों से भी संबंध मजबूत होंगे, जैसे फ्रांस के साथ रिश्ते मजबूत होने इसमें, क्योंकि पीएम मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से मुलाकात हुई है, तो निश्चित तौर पर फ्रांस के साथ हमारे रिश्ते और बेहतर होते चले जा रहे हैं। द्विपक्षीय वार्ता के दौर में फ्रांस के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री की ये मुलाकात हुई है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और पीएम मोदी के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। होराइजन 2047 और इंडिया पैसिफिक रोड मैप पर बातचीत हुई है। रक्षा, न्यूक्लियर, स्पेस, शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई है। भारत फ्रांस से इंडियन नेवी के लिए अत्याधुनिक फाइटर जेट भी खरीदेगा। तो सामरिक दृष्टिकोण से ये संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में परमाणु रिएक्टर लगाने को लेकर भी चर्चा यहाँ पर हुई है।
म्यूचुअल है। दोनों ही देश जो हैं वो अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए अपने 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 लाभ को देखते हुए बातचीत करते हैं। द्विपक्षीय वार्ताओं का ये महत्व होता है। मोदी मैक्रों मुलाकात के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने एक पोस्ट लिखा है एक्स पर। फ्रांस के राष्ट्रपति से बैठक के बाद उनका जो पोस्ट है वो आपके सामने है। एक साल में ये हमारी चौथी बैठक है जो मजबूत भारत फ्रांस संबंधों को हमारी प्राथमिकता का संकेत देती है। हमारी बातचीत में रक्षा, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, AI, ब्लू इकोनॉमी और कई अन्य विषयों पर चर्चा हुई। हमने इस बात पर भी चर्चा की कि नवाचार को यानी इनोवेशंस को कैसे प्रोत्साहित किया जाए और युवाओं के बीच शोध को कैसे आगे बढ़ाया जाए। मैंने अगले महीने शुरू होने वाले पेरिस ओलंपिक की मेजबानी के लिए उन्हें शुभकामनाएं भी दी हैं। तो G7 में कई बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे। अब आप समझ गए होंगे कि इस मंच का महत्व क्या है। इस मंच पर आमंत्रित किया जाना ये अपने आप में सम्मान की दृष्टि से बड़ी बात है, लेकिन यहाँ पर आपको फ्रांस, इटली, अमेरिका और अन्य देशों, अन्य वो बड़े देश जिनके साथ हमारे सामरिक रिश्ते, जैसे फ्रांस की बात हमने की, सामरिक दृष्टिकोण से ब्रिटेन और फ्रांस के साथ हमारे रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं। कई ऐसी डील्स हैं जिनको लेकर ये बात आगे बढ़ सकती है। इटली भी उसमें शुमार है और इटली के साथ में भारत का संबंध लगातार मजबूत हो रहा है। अलग अलग मंचों पर यदि आपको बार बार बुलाया जाता है तो निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी साख और मजबूत होती है। और यूक्रेन जैसे मुद्दों पर भी आप अगर अपनी एक बात रखते हैं, आपकी राय ली जाती है, आपको अपनी तरफ लेने का प्रयास होता है, तो भी ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य देशों के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण के तौर पर पेश होता है। अगर भारत को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनना है तो इसके लिए तय बात है कि भारत को अपने इन संबंधों को, इन द्विपक्षीय संबंधों को हर देश के साथ में, ये एक बड़ा मौका मिला कि G7 में आप देखते हैं तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंच जाते हैं और उनसे कुछ मुलाकातें होती हैं, बातें होती हैं, लेकिन इसके बाद में फिर द्विपक्षीय वार्ताओं का या सीधे संवाद का एक रास्ता भी खुलता है जो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पर आप देख सकते हैं G7 से भारत लेकर आ सकता है।